प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया के अंदर दो डिवीजन थी, एक था प्रोविंसेस, एक था प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रोविंसेस वो जगह है जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते हैं। प्रिंसली स्टेट्स जिसको प्रिंस रूल कर रहा है मगर उसके ऊपर इनडायरेक्ट रूल फिर भी ब्रिटिशर्स का है, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो, प्रोविंसेस को डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स को इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं थ्रू प्रिंसेस, ठीक है। अब प्रिंसली स्टेट के अंदर स्मॉल और लार्ज टेरिटरीज आती थी, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सुजेरिनिटी, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्या होता है ब्रिटिश सुजेरिनिटी, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट्स थ्रू प्रिंसेस, ठीक है। और ब्रिटिशर्स में कुछ एक्सटेंट तक इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी वो इंटरनल अफेयर्स में उंगली करते थे, जो कि उनकी पुरानी आदत है, ठीक है। अब वही ब्रिटिश सुजेरिनिटी और प्रिंसली स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आना जब आपके ऊपर ये इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आए, प्रिंसली स्टेट्स का, इंडिपेंडेंस का, या फिर ब्रिटिश इंडिया का, उसके अंदर ये वर्ड्स जरूर डालना, ब्रिटिश सुजेरिनिटी का और पैरामाउंटेंसी का। दोनों का मतलब सेम यही है कि इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट्स थ्रू प्रिंसेस। तो ब्रिटिश सुजेरिनिटी को हम क्या कहते हैं, पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंट मतलब सबसे ऊपर, कैसे लोगों के ऊपर राजा, प्रिंस, उनके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अगर बना सकते हो तो ये ट्राइंगल भी बना देना। ट्राइंगल बेस में कौन है, लोगों के ऊपर कौन है, प्रिंसली या प्रिंस, और प्रिंस के ऊपर कौन है, ब्रिटिशर्स। पैरामाउंटेंसी सुजेरिनिटी, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी। अब प्रिंसली स्टेट्स के अंदर 1/3 इंडिया का पोर्शन था, मतलब अगर इंडिया के अंदर 100 एकड़ जमीन है तो 33 एकड़ जो जमीन है वो प्रिंस कंट्रोल करते थे, ठीक है। और अगर इंडिया के अंदर 100 लोग हैं तो उनमें से 25 लोग प्रिंस के अंडर रहते थे, बाकी 75 लोग प्रोविंसेस में रहते थे, बाकी 66% ऑफ द एरिया प्रोविंसेस के अंदर था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आजाद हो गए हम, अब आजादी के बाद ये जो प्रिंस रूल कर रहे थे ये 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब 565 प्रिंसली स्टेट्स को अब इंडिया के अंदर अकोमोडेट कैसे करें, ये प्रॉब्लम आई अब हमें इंडिया के इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो इस चीज को डील करने के लिए अब हम लाए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी चांद तारे बना लो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट था जो कि प्रिंसली स्टेट्स को, प्रिंसेस को एक चॉइस देता था, क्या, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट हो। तीन चॉइसेस, फ्लो चार्ट बना देना, क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंडिया ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट रह लो, ठीक है। और ये चीज का डिसीजन किसके ऊपर छोड़ा गया, प्रिंसेस के ऊपर, कि उनकी क्या मन है, लोगों की बात नहीं सुनी गई, कि लोग क्या चाहते हैं वो सेकेंडरी है, प्रिंस क्या चाहते हैं वो प्राइमरी है। मगर जब इंडिया के फेवर की बात आई, जब इंडिया को लगा कि जूनागढ़ में प्रिंस चाह रहा है कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर इंडिपेंडेंट रहे, मगर वहां के लोग चाह रहे हैं कि वो इंडिया को ज्वाइन करे, तो वहां पे इंडिया ने प्लेबिसाइड कराया। प्लेबिसाइड इज बेसिकली लोगों की बात सुनी जाए। तो जहां पे हमें ये ये पटेल जी का एक्सीलेंस था, उनका दिमाग था कि उन्हें जहां लगा कि हमारे फेवर में बात आ सकती है तो उन्होंने वहां पे लोगों की बात भी सुनी। ये अभी हम आगे जाके देखते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही प्यारी चीज है, ठीक है। अब प्रिंसली स्टेट्स 565 है, अब 565 लोग हैं, 565 में ऑफ कोर्स कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें इंडिपेंडेंट रहना है या फिर हमें पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना है। अब सपोज करो इंडिया के सेंटर में मध्य प्रदेश में एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट कहे मुझे पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना है, क्या ये पॉसिबल होगा कि हम अपने हार्ट के अंदर किसी एक पाकिस्तान टेरिटरी को रहने दें, पॉसिबल ही नहीं, और हम ऐसा होने भी नहीं देते। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है ट्रेवनकोर का, ठीक है, कश्मीर का, ठीक है। और ट्रेवनकोर ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया 1947 में कि हम ना इंडिया को ज्वाइन करते ना पाकिस्तान को ज्वाइन करते। अब इसको देख के कश्मीर ने ही अगले दिन वहां के राजा जी ने उनके राजा हरि सिंह था शायद उनका नाम, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई हम भी इंडिपेंडेंस है। अब पटेल जी को दिखा कि अगर एक एक करके सारे ऐसे इंडिपेंडेंस बोलते गए तो इंडिया के तो फिर टुकड़े हो जाएंगे, फिर पार्टीशन होगा, फिर वही प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे उनके एक्सीलेंस ने फिर से, उनके दिमाग ने फिर से काम किया। अगर हम किसी इंसान को सही में क्रेडिट देना चाहते हैं इंडिया का ऐसे आज तक का, कि उस समय पे कैसे इतनी सारी प्रिंसली स्टेट से डील किया, कैसे अपना दिमाग लगाया, तो इसका असली क्रेडिट जाता है पटेल जी को, ठीक है। अब रूलर्स ने रिस्पॉन्स क्या दिया, ठीक है। कुछ रूलर्स थे जैसे कि भोपाल के नवाब थे, वो कहते थे हमें इंडिया के साथ नहीं ज्वाइन करना, क्यों,
अब इसके पीछे बेसिक रीजन ये है, अब सपोज करो कोई इंसान इतना पावरफुल है, अगर मैं उसे कहूं कि अब आपकी पावर हट के आपके लोगों के पास जाएगी, क्या वो अपनी पावर देना चाहेगा? क्या वो अपने कमाए हुए धन में से अपना पैसा लोगों के बीच में बांटना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो इसलिए कुछ नवाब और प्रिंसेस चाहते थे कि हमारी पावर हमसे ना ली जाए, हमारी पावर डाइल्यूट ना की जाए, हमारी पावर लोगों को ना दी जाए, इसलिए वो भी इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पटेल जी थे या फिर जो और लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उनको एश्योर किया कि आप नहीं, आप बस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दो, आप बस ये कह दो कि हम इंडिया के पार्ट हैं, आपको हम वैसी ही पावर दे के रखेंगे, बस आप इंडिया के अंदर एक पार्ट बन जाओ। तो उनको ये भरोसा दिया गया। मगर जैसे ही इंदिरा गांधी जी का रूल आया, उन्होंने ये चीज हटा दी, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब तो वो इंडिया के पार्ट बन गए हैं, तो इक्वालिटी होनी चाहिए, प्रिंस और उनके सब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। मगर उस टाइम पे हमें उनका एश्योरेंस, उनका भरोसा चाहिए था। अब सेकंड चीज आती है कि हमारा एम क्या था इंडिपेंडेंस के बाद? क्या था? यूनिटी। हमें चाहिए था कि जो हमारे भारत की जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो सारे जुड़े हमारे साथ, हमारे भारत के और टुकड़े ना हो। यूनिटी चाहिए थी। डेमोक्रेसी, मैंने बोला है, बारी बारी आएगा इस चैप्टर में, डेमोक्रेसी चाहिए थी, क्योंकि हम देख चुके थे टायरनी कैसी होती है, कैसे लोगों को बिना बात के मारा जाता है। ठीक है। और सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद के ऊपर सेल्फ सफिशिएंट बनना है, खुद के ऊपर भरोसा लाना है, खुद को डेवलप करना है। ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कैसी थी? प्रिंसली स्टेट्स नॉन डेमोक्रेटिक थी। जैसे मैंने बताया, प्रिंस अपनी मनमानी चलाते थे, इतने पैसे थे उनके पास, वो किसी मर्जी को मरवा सकते थे या फिर किसी मर्जी को उठा सकते थे। इतना नॉन डेमोक्रेटिक था, जो उन्होंने डिसाइड कर लिया वो पत्थर की लकीर था कि ये होगा तो मतलब होगा। नॉन डेमोक्रेसी। ठीक है। और वो अपनी प्रजा को अधिकार नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे कि जितने भी अधिकार हो उनके पास हो, जितनी भी पावर हो वो उनके पास रहे। ठीक है। ये उनका नेचर था। इसलिए जब हमने कहा कि आप इंडिया को ज्वाइन किए, इंडिया क्या था? डेमोक्रेटिक नेशन था। वो समझ गए थे अगर इंडिया को ज्वाइन किया मतलब हमें भी डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, हमें भी अपनी प्रजा को अधिकार देने पड़ेंगे जो हम वो नहीं देना चाहते। ठीक है। अब इन प्रिंस से डील करने के लिए गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? अब गवर्नमेंट की अप्रोच ये थी, बस उनके दिमाग में क्लियर था, हमें और डिवीजन नहीं चाहिए, हमें बेशक किसी भी हद तक जाना पड़े। ठीक है। मगर मुस्लिम लीग बहुत चालाक थी। ठीक है। मुस्लिम लीग ने कहा कि प्रिंस, जितने भी प्रिंस थे, तुम्हारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, तुम्हारी जितनी भी पावर है उतनी देंगे, तुम बस एक बारी पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। मुस्लिम लीग ने उन प्रिंसेस को भड़काने की कोशिश करी, मगर हमारे इंडिया की तरफ से द ग्रेट सरदार पटेल ने इस चीज को बहुत फर्मली डील किया, बहुत स्किलफुली डील करा, जिसको जहां पे जैसी डोज चाहिए थी। अब मान लो हैदराबाद में मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा, पटेल जी का डिसीजन था जहां तक मुझे पता है। तो जहां पे जिसको प्यार से डील करना था उन्होंने प्यार से डील किया, जिसको धमका के डील करना था, जिसको डराना था, उसको मिलिट्री एक्शन के माइट से डरा के इंडिया के साथ यूनाइट करा, क्योंकि हमारा गोल यही था, इंडिया की फर्दर डिवीजन नहीं चाहिए। ठीक है। जो प्यार से माने थे उनके साथ नेगोशिएट करके स्मूथ इंटीग्रेशन उनका भी किया। ठीक है।